Bismillahirrahmanirrahim. The next topic we are going to start with is about gas exchange in amphibians. हमने देख लिया है कि सर्कुलेटरी सिस्टम और गैस एक्सचेंज सिस्टम का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक़ होता है। तो इसमें हमने ना सिर्फ देखा कि एम्फीबियंस लंग्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं, बल्कि उनकी ओवरऑल जो बॉडी की स्किन है वो भी मॉइस्ट है, स्लाइमी है, और वहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज जो है वो अच्छा हो सकता है। Terrestrial animals expend much less energy moving air across the gas exchange surfaces than do aquatic organisms because air contains 20 times more oxygen per unit volume than does water. फिश के चैप्टर में ये बात हम पढ़ चुके हैं पहले भी कि जो टेरेस्ट्रियल मीडियम है, जो लैंड का मीडियम है, वो गैसेस के एक्सचेंज के लिए एक बहुत अच्छी प्रोविज़न है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की जो एब्जॉर्ब्ड अमाउंट है वो काफ़ी ज़्यादा मौजूद है और 20 टाइम्स जो है वो पानी के मुकाबले में ज़्यादा ऑक्सीजन रखता है। इस वजह से आप कह सकते हैं कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स को ऑक्सीजन की कमी का सामना नहीं करना पड़ता, या लैंड के ऊपर वो अच्छी खासी वाफिर अमाउंट में मौजूद है। On the other hand, exchanges of oxygen and carbon dioxide require moist surfaces. अब इसके लिए चाहिए उनको क्या कि ऑक्सीजन कैरी करने के लिए या कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करने के लिए उनको एक ऐसा मीडियम चाहिए जहाँ पे मॉइस्चर हो। ये उनकी एक रिक्वायरमेंट है। पानी के बगैर या मॉइस्ट सरफेसेस के बगैर जो है वो गैसेस का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं हो सकता। और दूसरी तरफ उनको एक नुकसान है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स को, दैट इज़ एक्सपोजर ऑफ रेस्पिरेटरी सर्फेसेस टू एयर मे रिजल्ट इन रैपिड वाटर लॉस। तो जितना ज़्यादा वो अपनी सर्फेसेस को एक्सपोज करेंगे टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में, क्योंकि हमें पता है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम डेसिकेशन का होता है, डिहाइड्रेशन का होता है, तो इन एनिमल्स में भी जितना ज़्यादा अगर वो किसी सरफेस को मॉइस्ट भी रखेंगे और फिर एक्सपोज भी रखेंगे ताकि वो ऑक्सीजन कैरी कर सकें, तो उतना ही ज़्यादा उनको ये ख़तरा होगा कि वहाँ से उनका जो वाटर है वो एवेपोरेट करता जा रहा है या उनके अंदर से वाटर लॉस का इम्कान बढ़ जाता है। Anyone who has searched pond and stream banks for frogs knows that the skin of amphibians is moist. Amphibian skin is also richly supplied with capillary beds. अब इसमें हम पहले भी इसकी ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में तो पढ़ चुके हैं कि जहाँ जहाँ इसकी स्किन के अंदर कैपिलरीज मौजूद हैं वहाँ वहाँ से इसको मॉइस्ट सरफेस प्रोवाइड कर दी गई है, यानी वहाँ पे अच्छा खासा कंटेंट पानी का मौजूद है जिसकी वजह से ये रेस्पायर कर सकते हैं। These two factors permit the skin to function as a respiratory organ. Gas exchange across the skin is called cutaneous respiration and can occur either in water or on land. तो इसमें क्यूटेनियस रेस्पिरेशन यानी स्किन के थ्रू ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस का एक्सचेंज जो है वो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहला रहा है यहाँ पे। और इसका मकसद बेसिकली क्या है कि जितना ज़्यादा इसकी स्किन को मॉइस्ट रखा जाएगा वहाँ पे इन अपने पोर्स के थ्रू ये गैसेस का एक्सचेंज कर सकते हैं, चाहे वो पानी के अंदर रह रहे हों चाहे वो लैंड के ऊपर सर्वाइव कर रहे हों। दिस एबिलिटी अलाउज अ फ्रॉग टू स्पेंड द विंटर इन द मड एट द बॉटम ऑफ द पॉन्ड। तो ये वाला फीचर जो है इनको अच्छा खासा हेल्प कर देता है हाइबरनेशन के दौरान या सबमर्ज्ड फॉर्म्स के अंदर, क्योंकि तब उनके लंग्स काम नहीं कर रहे होते या ऑक्सीजन उनको फ्रीली अवेलेबल नहीं हो सकती कि वो अपने लंग्स के थ्रू रेस्पायर कर सकें। उस सूरत हाल में क्यूटेनियस रेस्पिरेशन इनके पास बहुत अच्छा एक टूल है जिसके थ्रू ये सर्वाइव कर सकते हैं। इन सैलेमेंडर्स 30 to 90% ऑफ गैस एक्सचेंज अकर्स अक्रॉस द स्किन, यानी सैलेमेंडर्स तो इस हद तक उसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि 90% जो है वो गैसेस का एक्सचेंज इनकी स्किन के थ्रू होता है। गैस एक्सचेंज ऑल्सो अकर्स अक्रॉस द मॉइस्ट सर्फेसिस ऑफ द माउथ एंड फेरेंक्स। इनके अंदर बेसिकली सिर्फ एक लंग्स या दूसरा क्यूटेनियस रेस्पिरेशन ही तरीके नहीं है, बल्कि इनका जो माउथ का रीजन है, जो इनकी बक्को फेरेंजल रीजन है, ये बक्को फेरेंजल का मतलब क्या है कि इनका माउथ और इनकी फेरेंक्स, ये वाला जो हेड रीजन बेसिकली है, इसके अंदर भी ऐसी सरफेस होती है मॉइस्ट जिसके थ्रू ये गैसेस का एक्सचेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली एम्फीबियन के पास हम कह सकते हैं 3 तरीके मौजूद हैं। पहला उनका जो है वो पल्मोनरी रेस्पिरेशन है, सेकेंड इनका क्यूटेनियस रेस्पिरेशन है, और थर्ड इनका है बक्को फेरेंजल रेस्पिरेशन, जिसमें ये बकल कैविटी या माउथ के थ्रू भी गैसेस का एक्सचेंज कर सकते हैं। Gas exchange also occurs through the moist surfaces of mouth and pharynx. This buccopharyngeal respiration accounts for the तकरीबन 7% इसके थ्रू जो गैसेस का एक्सचेंज है वो कर सकते हैं। Most amphibians except the plethodontid salamanders possess lungs. प्लीथोडोंटिड सैलेमेंडर्स के अंदर लंग्स नहीं है, उनके अंदर परसिस्टेंट गिल्स थे, वाटर ड्वेलिंग है ये एनिमल्स, तो इसके अंदर लंग्स जो है बेसिकली नहीं पाए जाते हैं। द लंग्स ऑफ सैलेमेंडर्स आर रिलेटिवली सिंपल सैक्स। अब उसमें हम
उसी तरह से प्रोग्रेसिवली देखेंगे कि जितना प्रिमिटिव एनिमल होगा उतना ही सादा, उतना ही सिंपल स्ट्रक्चर उसके अंदर होगा। जैसे जैसे एडवांस्ड फॉर्म में आएंगे उनके अंदर कॉम्प्लिकेशंस आप कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि ज़्यादा हाईली मॉडिफाइड स्ट्रक्चर्स पाए जाएंगे। तो उसमें अगर हम सैलेमेंडर से स्टार्ट करें तो प्लीथोडोंटिड सैलेमेंडर्स के अंदर तो लंग्स हैं ही नहीं। उसके अलावा बाकी जो सैलेमेंडर्स हैं प्लीथोडोंटिड्स के अलावा, उन सैलेमेंडर्स के अंदर अगर लंग्स मौजूद हैं तो सिंपल सैक्स की फॉर्म में हैं। द लंग्स ऑफ एनुरन्स आर सब डिवाइडेड इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ फॉर गैस एक्सचेंज। अब आगे के ऑर्डर्स की तरफ अगर आप आएंगे तो एनुरा इनके अंदर हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर्म है एम्फीबिया की। उसके अंदर लंग्स जो है वो सिंपल सैक्स नहीं हैं, बल्कि उनको छोटे छोटे एयर सैक्स की फॉर्म में, या उसके अंदर आप कह सकते हैं कि जैसे एल्वेलाई की फॉर्म में उनको डिवाइड कर दिया गया है। पल्मोनरी और लंग वेंटिलेशन अकर्स बाय द बकल पंप मैकेनिज़्म। अब इसमें हम एक और फिनोमिनन पढ़ेंगे जिसको हम बकल पंप मैकेनिज़्म कहते हैं। ये मैकेनिज़्म जो है वो बेसिकली दो तरह का हो सकता है। एक को हम पॉजिटिव प्रेशर मैकेनिज़्म कहते हैं, एक को हम नेगेटिव प्रेशर मैकेनिज़्म कहते हैं। जो एम्फीबिया हैं ये पॉजिटिव प्रेशर मैकेनिज़्म को फॉलो करते हैं। मसल्स ऑफ द माउथ एंड फेरेंक्स क्रिएट अ पॉजिटिव प्रेशर टू फोर्स एयर इनटू द लंग्स। इसमें इस फिगर में भी ये मैकेनिज़्म दिखाया गया है। फ्रॉग्स बेसिकली क्या करते हैं कि अपनी बकल कैविटी को यूज़ करते हुए, अपनी फेरेंक्स को यूज़ करते हुए एक प्रेशर क्रिएट करते हैं जिसको हम पॉजिटिव प्रेशर कहते हैं। वो प्रेशर जो है बेसिकली क्या होता है कि अपने माउथ के थ्रू जो है वो एयर को अपने अंदर ट्रैप कर लेते हैं अपनी बकल कैविटी के अंदर। उसके बाद माउथ को क्लोज कर लेते हैं। अपनी जो ये आप कह सकते हैं फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी, ये पहले तो नीचे की तरफ आपको दिखाया गया है, आहिस्ता आहिस्ता ये ऊपर की तरफ डाइवर्ट हो जाता है और ऊपर की तरफ प्रेशर डालता है। जब इसको मुंह की तरफ से प्रेशर दिया जाएगा, आगे से मुंह बंद है, अंदर हवा भरी हुई है, तो ऑटोमेटिकली ये उसको धकेल देगा, उसको पुश कर देगा अपने लंग्स की तरफ। तो पॉजिटिव प्रेशर बेसिकली क्या है कि एयर जब नॉस्ट्रिल्स के थ्रू या फिर माउथ कैविटी के थ्रू ली जाती है, उसके बाद ये माउथ को टाइटली क्लोज़ कर लेता है। क्लोज़ करने के बाद क्या करता है, सिर्फ इसी एयर के ऊपर रिलाई नहीं करता जो उसने बाहर से ली है, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता उसके लंग्स के अंदर जो एयर मौजूद थी वो भी उसकी बकल कैविटी में आना स्टार्ट हो जाती है। इस तरह से उसकी बकल चैम्बर के अंदर या बकल कैविटी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एयर ट्रैप हो जाती है। अब उस ट्रैप्ड एयर को ये क्या करता है, अपने मुंह में पहले इकट्ठा करता है, उसके बाद अपने जो है वो जबड़े और अपने जॉज को यूज़ करते हुए या अपने बकल फ्लोर को यूज़ करते हुए उसको पुश करता है और अपने मुंह को, बकल कैविटी को सुकेड़ता है। जैसे बिल्कुल आप एक गुब्बारे में हवा भरें या पानी भर लें और उसको एक तरफ से आप पुश करना या सुकेड़ना शुरू कर दें या उसको दबाना शुरू कर दें, तो वो अपने आप को एडजस्ट करने के लिए इधर उधर हवा को या पानी को धकेलेगा। सेम उसी मैकेनिज़्म में जब ये अपने बकल फ्लोर को उठा लेता है ऊपर की तरफ, तो प्रेशर पड़ता है हवा पे और हवा जो है वो पुश होकर दोबारा लंग्स की तरफ डाइवर्ट हो जाती है और इसके लंग्स जो है वो एयर से भर जाते हैं। तो इस मैकेनिज़्म को, जिसमें लिटरली एयर जो है वो बकल कैविटी से पुश की जाती है, उसको हम पॉजिटिव प्रेशर मैकेनिज़्म कहते हैं। इसके अगेंस्ट हम आगे जाकर पढ़ेंगे जो हायर एनिमल्स हैं, बर्ड्स और मैमल्स हैं, उनके अंदर नेगेटिव प्रेशर मैकेनिज़्म यूज़ किया जाता है। नेगेटिव प्रेशर का मतलब होता है सक करना, खींचना अपनी तरफ। उसमें हम ये देखेंगे कि बेसिकली हमारे अंदर, हमारी बॉडी के अंदर जो इंटरकॉस्टल मसल्स होते हैं, रिब्स के जो मसल्स हैं, वो पहले, या हमारा जो डायाफ्राम है वो अपनी शेप चेंज करते हैं, हमारी थोरेसिक कैविटी का साइज़ बढ़ जाता है, लंग्स को फैलने का मौका मिलता है। जैसे ही लंग्स फैलने के काबिल हो जाते हैं या उनको स्पेस अवेलेबल होती है, फ़ौरन हम अपने लंग्स के थ्रू एयर को खींचते हैं, अपने अंदर सक करते हैं या ब्रीथ करते हैं, उसको हम नेगेटिव प्रेशर मैकेनिज़्म का नाम देते हैं। तो पॉजिटिव प्रेशर और नेगेटिव प्रेशर में बेसिक डिफरेंस यही है कि इसमें लिटरली हवा को पुश किया जाता है पॉजिटिव प्रेशर में लंग्स की तरफ, और नेगेटिव प्रेशर में लंग्स खींचते हैं अपनी तरफ, पुल करते हैं एयर को। अब ये तो मैकेनिज़म्स था सैलेमेंडर्स और फ्रॉग्स में जिसको पॉजिटिव प्रेशर के थ्रू फॉलो किया जाता है। सेकेंड वन इज़ अबाउट क्यूटेनियस एंड बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन। They have disadvantage in that their contribution to total gas exchange is relatively constant। अब इनमें अगर देखा जाए तो जो स्किन है वो हमेशा एक जैसी रहेगी, उसके अंदर मॉइस्चर का लेवल हमेशा एक जैसा रहेगा, या बकोफेरेंजियल रीजन यानी बकल कैविटी का साइज़ और उसके अंदर मॉइस्चर का लेवल वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि फ्रॉग्स या इन एम्फीबियंस के अंदर क्यूटेनियस रेस्पिरेशन यानी स्किन के थ्रू जो ऑक्सीजन ले रहे हैं और बकोफेरेंजियल रीजन के थ्रू यानी माउथ के थ्रू जो ऑक्सीजन ऑब्जॉर्ब कर रहे हैं, उनका लेवल हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चाहे वो जिस भी तरह के एनवायरनमेंट में चले जाएं। द क्वांटिटी ऑफ गैस एक्सचेंज अक्रॉस दीज सर्फेसिस कैन नॉट बी इंक्रीज्ड व्हेन द मेटाबॉलिक रेट इंक्रीजेस। यानी आप फ़र्ज़ कर लें कि 100 में से
25 हिस्से जो है वो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन के थ्रू वो कर रहा है। चाहे उसमें मेटाबॉलिज्म का लेवल ज़्यादा हो जाए चाहे कम हो जाए, उसको रिक्वायरमेंट उसकी बढ़ जाए, लेकिन ये 25% से ज़्यादा नहीं कर सकेगा। इसी तरह से बकोफेरेंजियल रीजन जिसमें हमने पढ़ा है 1 to 7% वो कंट्रीब्यूट करता है, तो वो 7% से ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं कर सकेगा जिस भी तरह के हालात हो या जितनी भी रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन की हो जाए। तो इसमें हम कह सकते हैं कि क्यूटेनियस और बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन वो हमेशा कांस्टेंट रहती हैं। इस सूरत हाल में उनका जो तीसरा मेथड है, जो मेन लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन है, वो उसके ज़रिए से अपनी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर ऑक्सीजन की ज़्यादा उनको ज़रूरत है तो अपने लंग्स को यूज़ करते हुए ज़्यादा रेस्पायर कर सकते हैं, क्योंकि क्यूटेनियस और बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन तो हमेशा कांस्टेंट रहनी है। लंग्स हाउएवर कंपेंसेट फॉर दिस शॉर्टकमिंग। As environmental temperature and activity increase, lungs contribute more to the total gas exchange। यानी जैसे जैसे आप कहें कि टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, यानी फ़र्ज़ करें एक तरफ वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे रह रहा था तो उसके लिए क्यूटेनियस रेस्पिरेशन या बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन काफ़ी थी। लेकिन जैसे जैसे दिन का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा या अदरवाइज़ वो फूड इनटेक करेगा और उसकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसको ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी ऑक्सीजन की, क्योंकि ऑक्सीजन की ही प्रेजेंस के अंदर ग्लूकोज टूटेगा या उसका मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ या उसके एंजाइम्स फंक्शन कर सकेंगे। जैसे जैसे उसका मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज़ होता है उसके लंग्स ज़्यादा एफिशिएंट होते जाते हैं और उनके अंदर गैस एक्सचेंज कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाती है। At 5 degrees centigrade, approximately 70% of gas exchange occurs across the skin and mouth lining of the frog। यानी 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपनी स्किन के थ्रू या बकोफेरेंजियल रीजन के थ्रू रेस्पायर कर रहा है। At 25 degrees centigrade, the absolute quantity of oxygen exchange across the external body surface does not change significantly, but because pulmonary respiration increases, exchange across the skin and mouth surfaces accounts for only about 30% of the total oxygen exchange। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करता जाएगा और अल्टीमेटली आप कैसे कहें कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे अब वो टेम्परेचर पहुंच चुका है उसकी बॉडी का या उसके एनवायरनमेंट का, तो उस वक्त उसकी मेटाबॉलिक नीड्स जो हैं वो बढ़ चुकी हैं। उस सूरत हाल में उसके अंदर जो कंट्रीब्यूशन पहले वाली गैसेस दे रही थी, उसके बकोफेरेंजियल रीजन वाली या उसके स्किन वाली, अब वो नाकाफ़ी हो चुकी हैं। अब उसके लंग्स जो हैं वो एफिशिएंट हो जाते हैं और वो गैसेस का एक्सचेंज बहुत प्रोमिनेंटली करने लग जाते हैं। उस वक्त लंग्स ज़्यादा प्रीडोमिनेट करते हैं जब ज़्यादा मेटाबॉलिक रेट हो, और जो दूसरे रेफरेंसेस हैं जिसमें क्यूटेनियस रेस्पिरेशन या बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन है उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो कम हो जाता है। पहले वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे 70% कंट्रीब्यूट कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता गया और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ इंक्रीज़ होती गई, अब उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो 30% रह गया है और 70% जो कंट्रोल है वो लंग्स ने संभाल लिया है। तो ये इनके अंदर डिफरेंसेस है थोड़े से। एम्फीबियन, लार्वी एंड सम अदर एडल्ट्स रेस्पायर यूजिंग एक्सटर्नल गिल्स। अब लार्वा की फॉर्म में जब ये एम्फीबियन डेवलप कर रहे होते हैं, जब इनके अंदर अभी लंग्स डेवलप ही नहीं हुए और ये पानी के अंदर बेसिकली रह रहे हैं, तो उनके अंदर गिल्स उसी तरह से काम करते हैं जैसे फ़िश के अंदर काम करते थे। एक्सटर्नल गिल्स के थ्रू इनके अंदर गैसेस का एक्सचेंज किया जाता है। गिल्स उनके अंदर होते क्या हैं? कार्टिलेजिनस रॉड्स दैट फॉर्म बिटवीन द एम्ब्रियोनिक फेरेंजियल स्लिट्स सपोर्ट 3 पेयर्स ऑफ गिल्स। यानी इनके जो फेरेंजियल स्लिट्स, जिसको फेरेंजियल स्लिट्स को हमने बार बार पढ़ा है कि ये एक ऐसा फीचर है जो लाइफ की किसी न किसी स्टेज में वर्टिब्रेट्स में या कॉर्डेट्स में मौजूद रहेगा। तो फेरेंजियल स्लिट्स जो कि एम्फीबिया के एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में होती हैं, उनके अंदर कुछ कार्टिलेजिनस रॉड्स की डेवलपमेंट हो जाती है। वो कार्टिलेजिनस रॉड्स हम उनको गिल्स का नाम दे देते हैं और ये गैसेस के एक्सचेंज में काम करते रहते हैं जब तक इसकी मेटामॉर्फोसिस नहीं होती। ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस द गिल्स आर यूजुअली रीअब्सॉर्ब्ड, फेरेंजियल स्लिट्स क्लोज एंड लंग्स बिकम फंक्शनल। जैसे ही टैडपोल जो है या लार्वल फॉर्म जो है वो ट्रांसफॉर्म होकर एक एडल्ट एनिमल की फॉर्म में आती है, तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। यानी वो फेरेंजियल स्लिट्स भी क्लोज हो जाती हैं, उसके कार्टिलेजिनस रॉड्स भी ख़त्म हो जाते हैं और जो लंग्स हैं वो अपना काम संभाल लेते हैं और वो मैच्योर हो जाते हैं। द नेक्स्ट फीचर इज़ अबाउट टेम्परेचर रेगुलेशन। तो टेम्परेचर रेगुलेशन बेसिकली लोअर वर्टिब्रेट्स के अंदर कुछ ज़्यादा इतना मैटर नहीं करती है, क्योंकि उनकी जो मेटाबॉलिक नीड्स हैं वो अपने एनवायरनमेंट से ज़्यादातर पूरी करते हैं। एम्फीबियंस आर एक्टोथर्मिक। एक्टो का मतलब क्या आता है कि आउटसाइड के ऊपर, अपने एनवायरनमेंट के ऊपर वो बेसिकली डिपेंड कर रहे होते हैं। दे डिपेंड ऑन एक्सटर्नल हीट सोर्सेज टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। तो इसमें यह है कि इसकी अपनी बॉडी के अंदर से ज़्यादातर तो हीट जनरेट ही नहीं हो रही होती। आप कह सकते हैं इनका मेटाबॉलिक रेट जो है, मेटाबॉलिक लेवल जो है वो इतना हाई नहीं होता, इतने एक्टिव एनिमल्स नहीं होते ये कि इनके अंदर इतनी एनर्जी, हीट एनर्जी जनरेट हो सके।
ताकि वो अपना टेम्परेचर मेंटेन कर सकें। तो ना ही इनका मेटाबॉलिक रेट इतना ज़्यादा है कि अपने अंदर से ये एंडोथर्मिक लेवल के ऊपर एनर्जी रिलीज़ कर सकें और फिर अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर सकें। दूसरी बात यह है कि अगर ये करते भी हैं ऐसा कि मेटाबॉलिक लेवल इनका ज़्यादा हो भी जाए तो इनके अंदर से जितनी भी हीट प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि ये पानी के करीब रह रहे हैं, इनकी स्किन भी मॉइस्ट है, तो जितना ज़्यादा ये हीट प्रोड्यूस करेंगे उतना ही ज़्यादा चांसेस हैं कि ये हीट को लूज़ कर देंगे एनवायरनमेंट के अंदर, चाहे वो पानी के अंदर रहते हुए करें, चाहे वो लैंड के ऊपर मॉइस्ट स्किन की वजह से करें। Any poorly insulated aquatic animal, regardless of how much metabolic heat it produces, loses heat as quickly as it is produced because of the powerful heat absorbing properties of water। यानी वही कहने का मतलब है कि ये एनिमल्स कितनी भी कोशिश कर लें अपने अंदर मेटाबॉलिक एनर्जी या हीट प्रोड्यूस करने की, ये उस हीट को फ़ौरन ही लूज़ कर देंगे, क्योंकि उसके बाहर वाला मीडियम जो है वो मॉइस्ट है या पानी वाला है, और पानी फ़ौरन ही इनके अंदर की जो हीट है वो खींच लेगा और उसकी बॉडी हीट अप नहीं हो सकेगी। Therefore, when amphibians are in water, they take on temperature of the environment। तो उसमें इनका और कुछ नहीं करने का काम होता सिवाय इसके कि ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर भी वैसा ही कर लेते हैं जैसा बाहर के एनवायरनमेंट का टेम्परेचर होता है। तो पानी में रहते हुए ये पानी के टेम्परेचर जैसा ही अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हैं। ऑन लैंड हावर देयर बॉडी टेम्परेचर्स कैन डिफर फ्रॉम दैट ऑफ द एनवायरनमेंट। लैंड के ऊपर आकर, क्योंकि पानी में तो हम देखते हैं कि वो कांस्टेंट तकरीबन मीडियम है, उसका टेम्परेचर भी तकरीबन कांस्टेंट ही रहता है सारा साल, लेकिन लैंड के ऊपर हम देखते हैं कि सीजन्स भी चेंज होते हैं और उनके अंदर थोड़ी बहुत जो है वो स्ट्रैटेजीज़ डिफ़र कर सकती हैं अगर वो चाहें तो। इनके अंदर कुछ ऐसी इंटरनल कुछ एनाटमी तो इनके इस तरह की नहीं होती है, लेकिन बेसिकली बिहेवियर की वजह से, अपनी पोजीशन की चेंजिंग की वजह से या फिर अपनी जगह बदल लेने से अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। टेम्परेचर रेगुलेशन इज़ मेनली बिहेवियरल। सम कूलिंग रिजल्ट्स फ्रॉम एवापोरेटिव हीट लॉस। यानी सबसे पहले अगर फ़र्ज़ करें कि इनकी बॉडी में सिर्फ कहने को कि इनका टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा हो भी गया है, इनकी मेटाबॉलिक एनर्जी की वजह से इनके अंदर हीट ज़्यादा जनरेट हो गई है, अब वो अपनी बॉडी को कूल अप करना चाहते हैं तो अपनी बॉडी के अंदर से एवेपोरेशन कर सकते हैं। एवेपोरेटिव हीट लॉस के थ्रू अपने आप को ठंडा कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसा मैकेनिज़्म भी यूज़ कर सकते हैं कि वो नॉक्टर्नल एनवायरनमेंट में चले जाएँ, नॉक्टर्नल हैबिटेट में चले जाएं, या फिर ठंडी जगहों पे अपने आप को ले जाएं बिहेवियर के थ्रू, यानी अपनी पोजीशन को चेंज करके वो अपने आप को ठंडा कर सकते हैं। Many amphibians are nocturnal and remain in cooler burrows or under the moist leaf litter during the hottest part of the day। यानी जब दिन बहुत गर्म होता है, सूरज की हिद्दत बहुत ज़्यादा होती है, उस दौरान में अगर अपने आप को ये ठंडा करना चाहते हैं तो ये अपने आप को गर्म जगहों से हटा लेते हैं और ठंडी जगहों पे शिफ्ट कर लेते हैं। यानी या तो दिन के टाइम पे काम नहीं करते, रात को अपनी फूड की सर्च कर लेते हैं, और या फिर ये अपनी जो है वो सबमर्ज्ड फॉर्म में चले जाते हैं या बरोज़ के अंदर चले जाते हैं, जो कि इनको दिन के गर्म हिस्से से रोके रखती है। Amphibians may warm themselves by basking in the sun or on the warm surfaces। दूसरी तरफ अगर इनकी बॉडी को ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए है, अगर ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हैं तो सिंपली ये करते हैं कि अपने आप को सूरज की रोशनी में ले आते हैं, बास्किंग कर लेते हैं, यानी सन बाथ ले लेते हैं, और उसकी वजह से इनकी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो सकता है। बॉडी टेम्परेचर में रेज 10% अबव द एयर टेम्परेचर। उस सूरत हाल में जब ये सन बाथ लेते हैं उसमें इनकी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर फ़र्ज़ करें कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड इनकी बॉडी का परसिस्ट कर रहा था, तो तकरीबन अपने आप को 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेके जा सकते हैं। Basking after a meal is common because increased body temperature increases the rate of all metabolic reactions, included digestive functions, growth, and fat deposition necessary to survive the periods of dormancy। अब उसमें यह है कि खाने के बाद तो ऑटोमेटिकली जब मेटाबॉलिक लेवल ज़्यादा होता है, क्योंकि जैसे ही वो डाइजेस्टिव सिस्टम काम करना स्टार्ट करता है तो इनकी बॉडी के अंदर हीट जनरेशन स्टार्ट हो जाती है, उसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी तेज़ हो जाते हैं। उसमें क्या डाइजेस्टिव फंक्शंस हो, क्या उसकी ग्रोथ हो, क्या उसकी फैट डिपॉजिट, जितने भी सर्वाइवल के लिए उसके प्रोमिनेंट फंक्शंस है वो सारे एक्टिव हो जाते हैं जब भी वो मील इनटेक करता है। Amphibians' daily and seasonal environmental temperatures often fluctuate widely and therefore amphibians have correspondingly wide temperature tolerances। इसमें हम ये अगर एग्जांपल ले लें तो इसमें यह है कि अगर वो डेली की बेस के ऊपर, जैसे हमने कहा कि वो अपनी सूरज की गर्मी से बचना चाहते हैं तो वो नॉक्टर्नल हो जाते हैं या फिर अपने आप को बरोज़ में ले जाते हैं, तो डेली भी ये अपने आप को चेंज कर सकते हैं। यानी अगर दिन के शुरू के हिस्से में इनका टेम्परेचर डिफरेंट है तो दिन के दरमियान वाले और शाम वाले हिस्से में इनका डिफरेंट होगा। इसी तरह से सीजनल टेम्परेचर जो है वो भी डिफ़र करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि इनकी जो टेम्परेचर की टॉलरेंस लिमिट्स हैं, यानी टेम्परेचर को कितना बर्दाश्त कर सकते हैं। एक ही एनिमल के अंदर अगर वो सुबह और टेम्परेचर रखता है, शाम को और टेम्परेचर
टेम्परेचर रखता है या गर्मियों में और टेम्परेचर है, सर्दियों में और है, तो इसको आप टॉलरेंस लिमिट का नाम दे सकते हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर एक्सट्रीम्स फॉर सम सैलमेंडर्स लाइज बिटवीन -2 to 27 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी सैलमेंडर्स की अगर आप कैटेगरी देखें तो वो -2 को भी सर्वाइव कर सकते हैं और 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी सर्वाइव कर सकते हैं। एंड फॉर सम एन्यूरन्स इट लाइज बिटवीन 3 to 41 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उसमें एन्यूरन्स जो कि फ्रॉग्स और टोड्स हैं उनके अंदर कम से कम जो लिमिट है वो 3 डिग्री सेंटीग्रेड को भी वो आराम से टॉलरेट कर लेते हैं और 41 डिग्री जैसे हाई टेम्परेचर को भी सर्वाइव कर लेते हैं।